हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारी बिजनेस स्टडीज की वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 6 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। शुरू करें फटाफट से। देखो, हमें पता है मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं। 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्लानिंग के अंदर याद करो मैनेजर्स क्या कर रहे थे। प्लानिंग के अंदर मैनेजर्स प्लान बनाते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। तो वो जो प्लानिंग है वो पूरा का पूरा किसका खेल है? दिमाग का खेल है। प्लानिंग के अंदर एक्चुअली काम नहीं होता, एडवांस में बस प्लान बनाया जाता है। सारी चीजें दिमाग में सोची जाती है कि फ्यूचर में क्या, कैसे, कब करना है। ठीक है भाई, प्लानिंग हो गई। सेकंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं? सारी की सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सारी चीजों को अरेंज करते हैं। सारे रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, मशीनरी भी अरेंज करेंगे, पैसा भी अरेंज करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स भी अरेंज करेंगे, लेबर भी अरेंज करेंगे, डिपार्टमेंट्स भी बनाते हैं। तो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड, अरेंज करने से रिलेटेड सारा काम किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। थर्ड फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, स्टाफिंग। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टाफ से रिलेटेड सारा का सारा काम किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर। स्टाफ से रिलेटेड टोटल काम सबसे पहले तो पता लगाना कि यार हमें कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कौन कौन से एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है। मतलब जो एम्प्लॉइज हमें चाहिए उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता लगाना। उसके बाद में स्टाफ को अट्रैक्ट करना कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आकर अप्लाई करो। हम न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर naukri.com, इंडीड हो गया, जगह जगह पर ऐड देते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। उसमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, जिन्हें हम लोगों ने सिलेक्ट करा है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें हर महीने कॉम्पनसेशन देना, उनकी सैलरी वेजेस वगैरह देना, टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देना, उनको प्रमोशन देना, उन्हें रिवॉर्ड्स वगैरह देना। सारी चीजें किसमें आती हैं? स्टाफिंग के अंदर। तो स्टाफ से रिलेटेड टोटल काम किसमें आ जाता है? स्टाफिंग के अंदर। तो स्टाफिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जिसकी हेल्प से मैनेजर्स क्या करते हैं? फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वेकेंट जॉब पोजीशंस है, जो भी खाली जॉब पोजीशंस है, उन्हें फिल करना, काबिल पर्सन लेकर आना, और ये मेक श्योर करके रखना कि वो जॉब पोजीशंस हमेशा फिल्ड ही रहे। अगर बंदा छोड़ के चले गया है तो उसकी जगह पर नए बंदे को हायर करना। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? स्टाफिंग के अंदर। इसका मतलब है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही जॉब के लिए सही पर्सन को सिलेक्ट करना, सही पर्सन का चुनाव करना। और हम सही पर्सन को कैसे सिलेक्ट करते हैं? बंदे की क्वालिफिकेशंस देखते हैं, बंदे को कितने साल का एक्सपीरियंस है, बंदे के पास में कौन कौन सी स्किल्स है, उसे क्या क्या काम करना आता है। डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, जो सही समय पर सही काम कर सके, ऐसे पर्सन को चुनना, ये किस में आता है? स्टाफिंग के अंदर। तो स्टाफ से रिलेटेड टोटल काम किस में आएगा? स्टाफिंग के अंदर। अब देखो स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टाफिंग क्यों जरूरी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1 है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। स्टाफिंग फंक्शन की हेल्प से ही हम ऑर्गेनाइजेशन में जो इतनी सारी जॉब पोजीशंस है, सीए की जॉब पोजीशन है, सीएस की जॉब पोजीशन है, क्लर्क की जॉब पोजीशन है, पियोन की जॉब पोजीशन है, जनरल मैनेजर, सीईओ है, इन सब की जो जॉब पोजीशंस है उसे कैसे फिल करते हैं? स्टाफिंग फंक्शन की हेल्प से ही फिल करते हैं। उन जॉब पोजीशंस का कोई मतलब नहीं है, उन कुर्सियों का कोई मतलब नहीं है जब तक उन कुर्सियों पर कोई काबिल पर्सन बैठा नहीं है, एक कॉम्पिटेंट पर्सोनल बैठा नहीं है। और इसी कॉम्पिटेंट पर्सोनल को लेकर आने का काम किसका है? स्टाफिंग का। समझ में आया? सेकेंड है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग फंक्शन की हेल्प से ही हम सही जॉब के लिए सही पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, सही पर्सन को प्लेस करते हैं। और हम सही पर्सन को कैसे सिलेक्ट करते हैं? बंदे की क्वालिफिकेशंस देखते हैं, उसने क्या पढ़ाई करी है। हम बंदे को देखते हैं कि बंदे को कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास में कौन कौन सी स्किल्स है, पीपीटीज बनानी आती हैं, एक्सेल पर काम करना आता है, वर्ड पर काम करना आता है, कोई इंजीनियर है तो जावा आता है, पाइथन आता है, क्या आता है, उसकी स्किल्स हम देखते हैं। इस तरह से हम सही जॉब के लिए सही पर्सन को चुनते हैं। थर्ड है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। कोई भी एंटरप्राइज ग्रो कैसे करता है? जब उस एंटरप्राइज के पास में एक एफिशिएंट स्टाफ है, एक काबिल स्टाफ है, जो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। और इसी एफिशिएंट स्टाफ को हायर करने का काम किसमें आता है? स्टाफिंग के अंदर। अपने आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग फंक्शन की हेल्प से जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो लेबर है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। हम स्टाफिंग फंक्शन के अंदर ही देखते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, किस किस तरह के एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हम बंदों को सिलेक्ट करते हैं। तो हम कभी ओवर स्टाफ
स्टाफिंग भी नहीं करते कि 100 लोगों की जरूरत है, हमने 150 हायर कर रखे हैं। हम अंडर स्टाफिंग भी नहीं करते कि हमें 100 लोगों की जरूरत है, हमने सिर्फ 70 एम्प्लॉइज ही हायर कर रखे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ना हम ओवर मैनिंग करते हैं, ना हमारे पास में एम्प्लॉइज की शॉर्टेज होती है। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। फिफ्थ है हेल्प्स इन कॉम्पीटिंग। देखो, दो ऑर्गेनाइजेशंस है, दो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में बराबर पैसा लगा सकते हैं। दो ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस के अंदर सेम तरह की फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीनरी लगा सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को पछाड़ कैसे सकता है, उसके साथ में कॉम्पीट कैसे कर सकता है, उससे आगे कैसे निकल सकता है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के पास में अच्छा स्टाफ है, एफिशिएंट स्टाफ है, मशीनरी दोनों बराबर तरीके की लगा लेंगे, बिजनेस में पैसा दोनों बराबर लगा लेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास में एफिशिएंट काबिल स्टाफ है वो हमेशा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कॉम्पीट करेगा, उसको पीछे छोड़ के जाएगा, आगे निकलेगा। तो कॉम्पीट करने में हेल्प करता है स्टाफिंग फंक्शन। इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। देखो, स्टाफिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों ने स्टाफ को हायर कर लिया। स्टाफिंग के अंदर हम बंदों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम प्रमोशन भी देते हैं, उन्हें अच्छा कॉम्पनसेशन, हर महीने सैलरी भी देते हैं। तो अपने आप एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, उनका मोरल हाई रहेगा। अगर हमारे एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। ये जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस है, प्लानिंग करने का काम है, ऑर्गेनाइजिंग करने का काम है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, मशीनरी थोड़ी ना कर रही है, पैसे से थोड़ी ना सारा काम हो रहा है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करने का काम है ह्यूमन बीइंग्स का। और इन्हीं ह्यूमन बीइंग्स, इन्हीं एम्प्लॉइज को हायर करने का काम किसका है, स्टाफिंग का। तो बाकी अदर फंक्शंस भी मैनेजमेंट के क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में एफिशिएंट स्टाफ है। एफिशिएंट स्टाफ को हायर करने का काम किसका है, स्टाफिंग का। समझ में आ गई स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। आगे बात करते हैं स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बोले तो HRM। देखो, अगर कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटी सी कोई दुकान है या फिर छोटी मोटी कंपनी है, तो उसमें स्टाफिंग से रिलेटेड जितना भी काम है, जो भी स्टाफ से रिलेटेड काम मैंने आपको बताया है, वो सारा काम हमारे जो नॉर्मल मैनेजर्स है, जो जनरल मैनेजर्स है, वो लोग ये सारा काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगता है, एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहां पर स्टाफिंग से रिलेटेड सारे काम के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जिस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग से रिलेटेड सारा काम जनरल मैनेजर्स कर लेते हैं, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं, HRM डिपार्टमेंट, जो अलग से ये सारा काम करता है। जैसे सबसे पहले पता लगाना कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट करना, लोगों को अट्रैक्ट करना कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आकर अप्लाई करो, बेस्ट लोगों को सिलेक्ट करना, जिन्हें सिलेक्ट करा है उन्हें ट्रेनिंग देना, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना कि हमारे एम्प्लॉइज की भी ग्रोथ हो, उन्हें टाइम टू टाइम कॉम्पनसेशन देना, उन्हें रिवॉर्ड्स देना, ये सारा का सारा काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम है कि हमारे एम्प्लॉइज की नॉलेज इंक्रीज हो, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो, उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल एनहांस हो, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, अगर एम्प्लॉइज का विकास होगा, तो अपने आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो क्या काम है इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना कि हमें कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है और किस किस तरह के एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, कि जो एम्प्लॉइज हमें चाहिए उनके पास में क्या क्वालिफिकेशन, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर लोगों को एम्प्लॉय करना यानी कि रिक्रूटमेंट करना, लोगों को अट्रैक्ट करना कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आकर अप्लाई करो। भले ही हमें 10 लोग चाहिए, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, 100 लोग अप्लाई करेंगे, ताकि हम क्रीम को सिलेक्ट कर सके, हमारे पास में एक वाइडर चॉइस हो। बेस्ट को सिलेक्ट करना, जिन्हें हम लोगों ने सिलेक्ट करा है उन्हें प्लेस करना, उन्हें वो जॉब पोजीशन देना, उन्हें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के साथ में मिलवाना, ताकि उनकी जो शाइनेस है वो दूर हो सके। एम्प्लॉइज के करियर ग्रोथ के बारे में सोचना, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो सके। टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस अप्रेजल रखना, एम्प्लॉइज को उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना, यानी कि जैसे आपका स्कूल का रिजल्ट आता है ना, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताया जाता है, वैसे ही एम्प्लॉइज को उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, मोटिवेट आप पैसा देकर भी कर सकते हो, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, सैलरी इंक्रीज कर दी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हो,
जैसे एम्प्लॉई के लिए सबके सामने एम्प्लॉई की तारीफ कर दी, एम्प्लॉई की फ़ोटो डेमो बोर्ड पर लगा दी, एम्प्लॉई ऑफ द ईयर है, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ है, ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ताली बजवा दी उसके लिए। ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, उसे इस तरह से रिवॉर्ड दे देना, उसे कॉम्पनसेशन देना, उसे सैलरी देना। सैलरी हम कैसे देते हैं? बंदे की क्वालिफिकेशन, बंदे के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, बंदा कैसा काम कर रहा है, उसकी कैसी प्रोडक्टिविटी है। उससे अदर भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना, जैसे पेंशन देना, रिटायरमेंट पर प्रोविडेंट फंड पीएफ का पैसा देना, ग्रेचुइटी वगैरह देना, और एम्प्लॉय की पर्सनल पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह के बारे में भी देखना। ये सब किसका काम होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। करेक्ट हो गया। अब देखो स्टाफिंग के प्रोसेस की बात करते हैं कि स्टाफिंग के अंदर हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। वन बाय वन देखते जाओ। सबसे पहला हम क्या काम करते हैं? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया। सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट का पता लगाना कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या काम करते हैं? वर्कलोड एनालिसिस करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। स्किल्ड लोग चाहिए, अनस्किल्ड लोग चाहिए, यानी कि बंदे की क्या क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस होनी चाहिए बंदे के अंदर। तो हम लोगों ने वर्कलोड एनालिसिस करा और हमें पता चलता है कि हमें 500 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है? 500 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। दूसरा काम हम करते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। हम हमारी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को देखते हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि यार हमारे पास में ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग वर्कलोड है वो ओवरलोडेड है, वो ओवरबर्डन्ड है, उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। 500 लोगों की ज़रूरत है, हमारे पास में एक्चुअली सिर्फ 400 लोग ही हैं, 100 लोगों की कमी है, तो हमारे जो 400 एम्प्लॉयज़ है ये ओवरबर्डन। ऐसी सिचुएशन तो नहीं है ना? या फिर ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है वो मतलब अंडरबर्डन्ड है। 500 लोगों की जरूरत है, हमारे पास में 700 लोग हैं, 200 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो हमारे बंदों के पास में कोई काम ही नहीं है, वो फ्री वेले बैठे रहते हैं। तो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को देखना कि वो ओवरबर्डन्ड या फिर अंडरबर्डन्ड तो नहीं है, और फिर दोनों को कंपेयर करना। कंपेयर कैसे करना? मान लो हमें चाहिए 500 लोग, हमारे पास में 400 लोग ही है, इसका मतलब अंडर स्टाफिंग कर रखी है, हमें 100 लोग और हायर करने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टाफिंग करेंगे, 100 लोगों को और हायर करेंगे। या फिर अगर ऐसी सिचुएशन है कि 500 लोग चाहिए, हम लोगों ने 700 लोगों को हायर कर रखा है, 200 लोगों को हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ओवर स्टाफिंग कर रखी है। इन एक्स्ट्रा लोगों को या तो हटाना या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना, ये सब आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर, कि पता लगाना कितने इंप्लॉयज और किस तरह के इंप्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड काम होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करेंगे, इंड्यूस करेंगे, उनके अंदर चाबी भरेंगे कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आकर अप्लाई करो। बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करा जाएगा कि आओ भाई हमारे यहाँ पर आकर अप्लाई करो। अब हम लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, इंड्यूस कैसे करते हैं, चाबी कैसे भरते हैं? हम न्यूज़पेपर्स में ऐड दे सकते हैं, आजकल इंस्टा वगैरह पे भी ऐड होते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। हम लोग naukri.com हो गया, इंडीड हो गया हमारा, monsterindia.com हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स है, इन पर ऐड दे सकते हैं। मैगजीन्स, जर्नल्स में ऐड दे सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हैं कि अपने यहाँ पर वैकेंसी है, तुम्हारा कोई दोस्त हो तो बताना। इस तरह से हम बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। हमें 10 लोग चाहिए लेकिन बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा, 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब हम इन 100 में से बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। बेस्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं आप सब जानते हो, रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होते हैं। तो हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन का मकसद ही क्या है कि हमारे पास में जितने अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, और जिन्हें हम लोगों ने सिलेक्ट करा है उन्हें ये रियलाइज करवाना कि ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें कितना सीरियसली काम करना है। हमें तुमने उन 100 में से सिलेक्ट करा है, 100 में से हम लोगों ने 10 को सिलेक्ट करा है, तो उन्हें ये भी रियलाइज करवाना कि तुम कितने प्रीशियस हो, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में कितना सीरियसली काम करना है। ठीक है भाई, सिलेक्शन हो गया, बंदा आ गया, बंदे का प्लेसमेंट करना, उसे हम लोगों ने जिस जॉब पोजीशन के लिए चुना है उसे वो जॉब पोजीशन देना। उसका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब है बंदे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया हम लोगों ने प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है, जिस जॉब पोजीशन के लिए हम लोगों ने इसे सिलेक्ट करा था उस जॉब पोजीशन को हम लोगों ने बंदे को दे दिया, उसे वो जॉब पोजीशन दे दी। अब बंदे का ओरिएंटेशन होता है, यानी कि नए बंदे को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, पुराने एम्प्लॉयज से मिलवाना, उनसे इंट्रोड्यूस करवाना, उसे बेसिक चीज़ों के बारे में बताना कि कैफेटेरिया कहाँ है, वॉशरूम्स कहाँ है, लीव लेनी है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ताकि कहीं ना कहीं बंदा जो है उसकी हेजिटेशन दूर हो सके, उसे घर जैसा वहाँ पर फील हो, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग आए।
इसे हम बोल देते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी हो गया। फिर हम बंदे को ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसकी स्किल्स और ज़्यादा ब्रशअप हो सके, वो टॉप पर पहुंच सके, उसकी स्किल्स इंप्रूव हो और ज़्यादा वो कॉम्पिटेंट काबिल बने। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है हर 6 महीने में या फिर 3 मंथ्स के अंदर या फिर 1 साल के अंदर, हर कंपनी का अलग अलग होता है। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो सही से तो कर रहे हैं ना। एम्प्लॉयज़ के लिए पहले से स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं। हर 3 महीने पहले, 6 महीने पहले एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड्स यानी कि टारगेट सेट करे जाते हैं और फिर एम्प्लॉय की जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करा जाता है कि एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स टारगेट्स अचीव तो कर रहा है ना, उसे फीडबैक दिया जाता है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, उसके उसी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। बंदे को प्रमोशन दिया जाता है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी करियर प्लानिंग करी जाती है, उसे परफॉर्मेंस अगर उसकी इंप्रूव हो रही है, प्रमोशन देना जहां पर उसकी पे भी ज़्यादा हो, उसकी रैंक भी ज़्यादा हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन, उसका मोरल हमेशा हाई रहे, इंक्रीज हो। और लास्ट आता है बंदे को कॉम्पनसेशन देना यानी कि उसे सैलरी और वेजेस देना। अब यहाँ पर हमें पता है डायरेक्ट पेमेंट कौन सी होती है, जो हम बंदे को वेजेस सैलरी देते हैं, वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट है। इनडायरेक्ट पेमेंट के अंदर हम बंदे को एक्स्ट्रा चीज़ें भी देते हैं, जैसे उसकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए हम पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस करवा दिया, उसके बच्चों की एजुकेशन फीस के लिए हम दे रहे हैं, बच्चों की हॉस्टल फीस के लिए अगर कंपनी पे कर रही है, ये सब आता है इनडायरेक्ट पेमेंट्स के अंदर। तो बंदे को अच्छा कॉम्पनसेशन देना, कॉम्पनसेशन कैसे होता है, उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर और अदर भी चीज़ें होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना डेडिकेशन के साथ में काम करता है, उस हिसाब से बंदे को पे करना। अब देखो ये जो हम बंदे को पेमेंट करते हैं ये 2 तरह की होती है। एक होती है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड आप सब जानते होंगे, टाइम के बेसिस पर पे करते हैं, मंथली बेसिस पर देते हैं, ईयरली बेसिस पर देते हैं, हर महीने की सैलरी दे देते हैं, या फिर एनुअल पैकेज होता है, वीकली बेसिस पर भी देते हैं, हर वीक का पैसा दे दिया, या फिर डे के बेसिस पर भी होता है कि आज आओगे आज की तनख्वाह मिलेगी, कल नहीं आओगे कल की तनख्वाह नहीं मिलेगी। एक परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी होता है, अगर आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, ज़्यादा यूनिट्स बेचोगे तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, सैलरी ज़्यादा मिलेगी। कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, कम यूनिट सेल करोगे तो आपको पैसा कम मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी होता है। समझ में आया? ये था हमारा स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस। आगे बात करते हैं। अब देखो स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 है रिक्रूटमेंट, सेकंड है सिलेक्शन और थर्ड है ट्रेनिंग। एक बार यही बता देती हूँ, रिक्रूटमेंट का मतलब है बहुत सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आकर अप्लाई करो। हम कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? न्यूज़पेपर में ऐड दे के, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐड दे के, हम लोग ये जो इंडीड है, naukri.com है, freshersworld.com है, इन वेबसाइट्स पर ऐड दे सकते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हैं कि अपने यहाँ पर वैकेंसी है, तुम्हारा कोई दोस्त हो तो बताना। इस तरह से हम लोग बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, आके अपना रिज्यूमे देकर जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं। उसमें से हम बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, जो सबसे प्रोस्पेक्टिव, सबसे काबिल कैंडिडेट है उसे सिलेक्ट करते हैं और उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना ताकि उसकी स्किल्स और ज़्यादा ब्रशअप हो सके। दैट इज ट्रेनिंग। करेक्ट हो गया? तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है? रिक्रूटमेंट, यानी कि कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, इंड्यूस करना, उनके अंदर चाबी भरना कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आकर अप्लाई करो। ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इसकी हेल्प से बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे और फिर जो सबसे ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव, जो सबसे ज़्यादा काबिल होगा, हम उस बंदे को सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर। तो ये जो अट्रैक्ट करने वाला प्रोसेस है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? रिक्रूटमेंट बोल देते हैं। अब रिक्रूटमेंट के भी 2 सोर्सेज है, एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर जितनी भी जो वेकेंट जॉब पोजिशन है, जो खाली जॉब पोजिशन है, उसे हम हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ की हेल्प से ही फिल कर लेते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जो खाली जॉब पोजीशन है, सीए की जॉब पोजीशन, टॉप लेवल मैनेजर की जॉब पोजीशन, उन्हें हम हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ के थ्रू ही फिल कर लेते हैं। हम बाहर से आउटसाइडर्स को नहीं बुलाते। कैसे कर लेते हैं? हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफर कर देते हैं या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन कर देते हैं। हमें टॉप लेवल मैनेजर की जरूरत है, मिडिल लेवल मैनेजर का प्रमोशन करके उसे टॉप लेवल मैनेजर बना दिया। तो एग्जिस्टिंग जॉब पोजीशन हम लोगों ने फिल कर दी हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ की हेल्प से ही। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम बाहर से एम्प्लॉयज़ को बुलवाते हैं। जैसे कंपनीज में जाके हम फ्रेशर्स को, जो भी हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें कंपनी सिलेक्ट कर लेती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, जहां से इंजीनियरिंग करी, जहां से एमबीए करा, वहीं से प्लेसमेंट मिल गया। इस तरह से बाहर से कैंडिडेट्स को लेकर आना, या फिर बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं बाहर से, उनका इंटरव्यू लेना, उनको सिलेक्ट करना, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर कंपनी अपनी
वेकेंट जॉब पोजीशंस को अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू ही फिल कर लेती है। यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउ नहीं होते और सिर्फ दो ही तरीके हैं इसके, दोनों मैंने आपको बताए, ट्रांसफर और प्रमोशन। बंदे का ट्रांसफर कर देना, एक डिपार्टमेंट से उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देना। मैंने कहा एक है परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। हमारे पास में हमें परचेज डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? क्लर्क की रिक्वायरमेंट है। तो सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे पास में 2 क्लर्क हैं, हम लोगों ने इस एक क्लर्क का ट्रांसफर कर दिया, इसे परचेज डिपार्टमेंट में भेज दिया। ये क्या है? ट्रांसफर है। जब हम बंदे को एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पहले भी क्लर्क था, अभी भी क्लर्क ही है, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है, पहले भी क्लर्क था, अभी भी क्लर्क है, सेम पावर है, रैंक भी सेम है, पहले भी क्लर्क था, अभी भी क्लर्क है, पैसा भी सेम ही मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम ही है, इसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसफर बोल देते हैं। ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट टू सेल्स डिपार्टमेंट। पहले एक डिपार्टमेंट में क्लर्क था, अभी भी दूसरे डिपार्टमेंट में क्लर्क है, ये ट्रांसफर है। लेकिन प्रमोशन का मतलब है जब हम एम्प्लॉय को एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर शिफ्ट कर रहे हैं, जहां पर उसकी रैंक भी ज्यादा होगी, उसे पे भी ज्यादा मिलेगा, उसकी अथॉरिटी यानी कि पावर भी ज्यादा है, उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, उसे हम प्रमोशन बोलते हैं। जैसे पहले एक बंदा क्लर्क था, अब उसे प्रमोट करके हम लोगों ने अकाउंटेंट बना दिया, तो उसकी रैंक भी इंक्रीज हो गई है, उसकी अथॉरिटी पावर भी बढ़ गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रमोशन बोल देते हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के 2 ही तरीके हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। करेक्ट हो गया। फायदे क्या क्या है? इकोनॉमिकल है, सारा काम इंटरनली हो रहा है तो चीपर है ना, पैसा भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है। सिलेक्शन और प्लेसमेंट का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई, आसान हो जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी उन बंदों को जानते हैं, हमें उन बंदों को ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें जानते हैं, उन्हें सारी चीजें पता है किस तरह से काम करना है। यहाँ पर टर्नओवर के चांसेस कम हो जाते हैं, जो एम्प्लॉयज जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के जाते हैं ना, उसे हम टर्नओवर बोलते हैं। टर्नओवर के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन से फैमिलियर है, सारे रूल्स रेगुलेशंस जानते हैं। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। यहाँ पर बंदों को पता है अगर हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो हमें टाइम के साथ में प्रमोशन मिलेगा, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के बारे में सोचते हैं, प्रमोशन चाहिए उन्हें। ट्रांसफर की हेल्प से एम्प्लॉयज को अलग अलग जॉब्स की ट्रेनिंग मिलती है। पहले बंदा परचेज डिपार्टमेंट में क्लर्क था, अब बंदा सेल्स डिपार्टमेंट में क्लर्क है, तो उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग काम की ट्रेनिंग मिलती है। जॉब रोटेशन की हेल्प से बंदा अलग अलग काम की ट्रेनिंग जानता है, अलग अलग चीजों में उसका डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर एक डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉयज है, ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो हम उस डिपार्टमेंट से बंदों को उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पर एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है, कमी है। समझ में आया? ट्रांसफर की हेल्प से। लेकिन देखो इसके डीमेरिट्स क्या हैं? हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, कोई नए आइडियाज नहीं आएंगे, वही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, लिमिटेड चॉइस है हमारे पास में, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है हमें उनमें से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, लिमिटेड चॉइस है। नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सूटेबल ही नहीं है, क्योंकि नया ऑर्गेनाइजेशन के पास में थोड़ी ना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से बाहर से ही एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। कई बार जब जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज का ट्रांसफर होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, इसकी वजह से एम्प्लॉयज इरिटेट हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन जाती है, उन्हें नई जॉब में सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक, हमारे एम्प्लॉयज आलसी हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से तय है कि हमारा ही टाइम के साथ साथ में प्रमोशन हो जाएगा। 8th वाला टीचर 10th का टीचर बन जाएगा, 10th वाला 12th का टीचर बन जाएगा, 12th वाला प्रिंसिपल बन जाएगा, तो वो टीचर अपने आप लेथार्जिक आलसी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि टाइम के साथ साथ में मुझे प्रमोशन मिलना है। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन ही खत्म हो जाती है, वही है, खुद ही राजा बन जाते हैं, पता है कोई आउटसाइडर्स नहीं आएंगे, बाहर से एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, तो खुद ही खुद को राजा समझने लगते हैं, पता है टाइम के साथ साथ में प्रमोशन मिलेगा, तो वो कंपटीशन वाली स्पिरिट ही लोगों में खत्म हो जाती है। करेक्ट हो गया। दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब कंपनी इंटरनली अपनी एग्जिस्टिंग जॉब पोजीशंस को फिल नहीं कर रही है, अपनी वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल नहीं कर रही है, बल्कि बाहर से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से बंदों को बुलवाती है, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या कह देते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब कंपनी के अंदर बहुत सारी वेकेंट जॉब पोजीशंस है, बहुत सारे एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, इस सिचुएशन में कंपनी एम्प्लॉयज कहां से बुलवाती है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से। समझ में आया? जैसे बाहर से एम्प्लॉयज आते हैं, इंटरव्यू देते हैं,
हैं उनमें से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा जाता है, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अब इसके हमारे पास में 10 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बेसिकली ये अप्लाई होता है अनस्किल्ड जॉब्स के लिए, है ना, जो अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं, जैसे क्लर्क की जॉब पोजीशन हो गई, क्लर्क भी नहीं बोल सकते आप, पियोन की जॉब पोजीशन हो गई, जो चाय वगैरह पकड़ाते हैं, जो फाइल वगैरह ट्रांसफर करते हैं, ये जो ऑफिस बॉयज होते हैं, जो पियोन वगैरह होते हैं, इनके लिए ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कंपनी क्या करती है, जो कंपनी का या फिर जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो बाहर मेन गेट है या फिर वहां पर जो नोटिस बोर्ड है उस पर नोटिस लगा देती है कि हमें पियोन की रिक्वायरमेंट है, हमें ऑफिस बॉय की रिक्वायरमेंट है, अनस्किल्ड जॉब्स के लिए है। इस दिन सारे के सारे जो भी लोग वहां से पास ऑन होते हैं, फैक्ट्री के गेट से पास ऑन होते हैं, वो देखते हैं यार कंपनी के अंदर पियोन की जॉब पोजीशन वेकेंट है, स्वीपर की जॉब पोजीशन वेकेंट है, तो उसमें लिखा हुआ होता है एक पर्टिकुलर डेट पर आप सारे के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाना, ऑन द स्पॉट इंटरव्यू लिया जाएगा, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो फैक्ट्री का नोटिस बोर्ड है या फिर गेट है, वहां पर एक नोटिस लगा दिया जाता है। जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं, जिन्हें भी नौकरी की जरूरत है, वो उधर से पास ऑन होते हैं, उन्हें दिखता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब पोजीशन वेकेंट है, वहां पर डेट भी मेंशन होती है कि इस पर्टिकुलर डेट पर सारे के सारे लोग यहां पर इकट्ठे हो जाना, ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होगा, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो जाएगा। किसके लिए सूटेबल है? अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस के लिए सूटेबल है। और इन वर्कर्स को कैजुअल या फिर बदली वर्कर्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनका कोई साल भर का पैकेज नहीं होता, इनका कोई हर मंथली इन्हें सैलरी नहीं मिलती। ये बदली वर्कर्स होते हैं, इन्हें डेली के हिसाब से पे करा जाता है। आज आओगे तो आज की तनख्वाह मिलेगी, कल नहीं जाओगे तो कल की तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी के हिसाब से इन्हें पे करा जाता है। समझ में आया? एक होता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब है, देखो बेसिकली होता क्या है, जब भी किसी नौकरी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर किसी को जॉब की जरूरत है तो वो अलग अलग कंपनी में जाके अपना सीवी दे आता है ना, अलग अलग कंपनी में जाके अपना रिज्यूमे देकर आते हैं। जैसे आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे लोग आके अपना सीवी देकर जाते होंगे ना रिज्यूमे रिसेप्शन के ऊपर, कि हमें बीएसटी के टीचर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंट्स के टीचर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो स्कूल वाले सबको थोड़ी ना हायर कर लेते हैं, स्कूल को जरूरत है तब वो उनमें से बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए और फिर टीचर का डेमो वगैरह लिया जाता है। लेकिन जब स्कूल के अंदर वैकेंसी नहीं है तो उन सारे के सारे रिज्यूमेस को इकट्ठा करा जाता है। उन रिज्यूमों को ऐसी आग नहीं लगा देते, सबके लिए एक प्रॉपर फाइल मेंटेन करी जाती है जिसे वेटिंग लिस्ट बोला जाता है। उसमें बहुत सारे रिज्यूमे होते हैं। अब जब भी स्कूल को मान लो बीएसटी के टीचर की रिक्वायरमेंट है तो उनमें से सिलेक्ट करा जाएगा एक रिज्यूमे जो बेस्ट होगा, जिसके पास में क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। उन्हें कॉल करा जाता है कि आपने लास्ट ईयर अप्लाई करा था, अभी आप कहीं पर जॉब तो नहीं कर रहे तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये कैजुअल कॉलर्स होते हैं। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एक एप्लीकेशन फाइल रखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस होते हैं, पेंडिंग सीवी, पेंडिंग रिज्यूमे होते हैं। इस फाइल को हम वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी होती है, इसमें से सूटेबल कैंडिडेट्स को कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दिस इज कैजुअल कॉलर्स। एक होता है एडवर्टाइजिंग, आप सब जानते हो, न्यूज़पेपर्स में एड्स वगैरह दे देना। अगर हमें मान लो नॉर्मल अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, पियोन वगैरह चाहिए, स्वीपर वगैरह चाहिए, तो हम लोकल न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दे सकते हैं। मान लो हमें चार्टेड अकाउंटेंट सीए चाहिए तो हम चार्टेड अकाउंटेंट जर्नल के अंदर ऐड दे सकते हैं। तो वही है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जर्नल्स वगैरह में ऐड देना। इससे भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ये एडवर्टाइजिंग हो गया। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या होता है, ये मान लो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। ये क्या है? एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। पहली बात तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं, सरकार के होते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। यहाँ पर बहुत सारे जॉब सीकर्स कौन होते हैं? जिन्हें नौकरी की जरूरत होती है, वो आते हैं और वो जॉब सीकर्स यहाँ पर अपना बायोडेटा दे देते हैं, अपना सीवी दे देते हैं, जिसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है, बंदे की क्या क्वालिफिकेशन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या स्किल्स वगैरह है। तो ये जॉब सीकर्स यहाँ पर अपना बायोडेटा दे देते हैं। कंपनीज जिन्हें भी बंदों की जरूरत होती है, कंपनी हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जिन्हें भी बंदों की जरूरत होती है, वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में पता करती हैं कि भाई हमें इस तरह के बंदों की रिक्वायरमेंट है। और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन सीवीज में से, जो जॉब सीकर्स ने अपना सीवी दिया था, उन सीवीज में से कंपनी को सीवी दे देते हैं। मतलब समझ में आ गया, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो एक मिडिल मैन का काम कर रहे हैं। जो जॉब सीकर को, जिन्हें नौकरी की जरूरत है, उन्हें किससे मिलवा रहे हैं? कंपनीज से मिलवा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं जो मिडिल मैन का काम करते हैं, जो किसे मिलवा रहे हैं? जॉब सीकर्स को ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी से मिलवा रहे हैं। जॉब सीकर्स अपना बायोडाटा, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को बताते हैं। कंपनीज जिन्हें एम्प्लॉयज की जरूरत है, जो रिक्रूटमेंट कर रही हैं, वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में आती हैं और फिर बहुत सारे सीवी में से सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेती है। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है। किसके होते हैं? सरकार के होते हैं। लेकिन जब यही काम प्राइवेट एंटरप्राइजेस करने लग जाए, यही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का काम प्राइवेट एंटरप्राइजेस करने लग जाए, वो इस काम के लिए फीस भी चार्ज करते हैं, उसे हम बोल देते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। काम वही है, वो सरकार का था, ये प्राइवेट वालों का है। यहाँ पर भी जॉब सीकर्स अपना बायोडाटा दे देते हैं, अपना सीवी वगैरह दे देते हैं। कंपनीज आती हैं और बहुत सारे सीवीज में से बेस्ट सीवी को सिलेक्ट करती हैं, तो मिडिल मैन का काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट के होते हैं तो ये अपना कमीशन चार्ज करते हैं, अपनी फीस लेते हैं सर्विस के लिए। करेक्ट हो गया। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जो बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस होते हैं, रेप्यूटेड एमबीए कॉलेजेस होते हैं, या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां से लोग बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, कंपनीज इन इंस्टीट्यूट्स में आती हैं और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है, उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं और उन्हें सिलेक्ट कर लेती हैं, उन्हें हायर कर लेती हैं। देखा होगा ना आपने कि जो लोग एमबीए करते हैं उनका प्लेसमेंट हो जाता है, डायरेक्ट कंपनी में चले जाते हैं। बीटेक वाले, एमटेक वालों का डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है। तो कंपनीज आती है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को हायर कर लेती है इंटरव्यू वगैरह लेके। दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट। तो जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, एमबीए कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और फाइनल ईयर के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उन्हें हायर करते हैं। दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। प्रेजेंट एम्प्लॉइज को भी बोला जा सकता है। जैसे बीएसटी के टीचर की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स वाले सर को बोल दिया, अकाउंट्स वाले सर अगर कोई बीएसटी के लिए टीचर हो, आपकी कोई फ्रेंड हो, नोन हो, रिलेटिव हो, तो बताना। तो हम हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज को भी बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इस चीज के लिए वैकेंसी है, अगर आपका कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, तो बोल देना, वो अप्लाई कर देंगे। और हम प्रेजेंट एम्प्लॉय को क्यों बोलते हैं? प्रेजेंट एम्प्लॉय की गुडविल के हिसाब से। अगर प्रेजेंट एम्प्लॉय कंपनी के नजर में अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के नजर में अच्छा है, तो उसे बोला जाएगा कि आपका कोई फ्रेंड हो तो बताना। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द न्यू एम्प्लॉय, और अगर नए एम्प्लॉय के साथ में कल को कोई गड़बड़ हो जाती है, नया एम्प्लॉय पैसे लेके छोड़ के भाग जाता है, तो इस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन किसकी गर्दन पकड़ेगा? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की, जो नए एम्प्लॉय को लेकर आया था। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे, ये जो इस तरह के होते हैं ना, ठेकेदार, इन्हें ठेकेदार बोला जाता है। जब भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर घर में कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, फैक्ट्री में कोई कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग वगैरह बनती है, रोड वगैरह बनती है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक ठेकेदार होता है। हम सारा काम किसको देते हैं? इस कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। इसे हम जॉबर भी बोलते हैं, इसे हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर या फिर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं। ये जो जॉबर होता है ये बहुत सारे लेबर्स के कॉन्टैक्ट में होता है। इसके गांव के अंदर बहुत सारी लेबर होती है। जब भी इसे कोई काम मिलता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिलता है, तो ये बहुत सारी लेबर को बुलवा लेता है अपने गांव से और ये इस काम के लिए अपनी लेबर को पैसा देता है। सारा काम हम लोग तो हम सारा काम, सारा पैसा किसे देते हैं? कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर किसका हिसाब करता है? अपनी लेबर का हिसाब करता है। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो ये लोग जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में होते हैं, बहुत सारी लेबर्स के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं गाँव के अंदर। जब भी फैक्ट्री पर या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम किसे बताते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को बताते हैं। अनस्किल्ड काम के लिए सूटेबल है, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह के लिए सूटेबल है। एक होता है, हम टीवी पर भी ऐड दे सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एंकर की रिक्वायरमेंट है, रिपोर्टर की रिक्वायरमेंट है, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी क्वालिफिकेशन वगैरह भी बता दी जाती है कि बंदे के पास में ये क्वालिफिकेशन, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो टीवी पर ऐड दे सकते हैं। और सबसे नया है वेब पब्लिशिंग। आजकल बहुत सारी साइट्स है जहां पर ऐड दिया जा सकता है, जैसे naukri.com है, इंडीड हो गया, monstersindia.com है, फ्रेशर वर्ल्ड हो गया। तो कंपनीज यहाँ पर ऐड डाल के रखती हैं। जो भी जॉब सीकर्स होते हैं, जिन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो इन वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और इन वेबसाइट्स के थ्रू कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं। तो कंपनी भी क्या करिए? एक मिडिल मैन का काम करिए। कंपनी क्या, ये जो वेबसाइट्स है ये भी किसका काम करती है? एक मिडिल मैन का काम करती है। ये हो गए हमारे 10 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। समझ में आया? इसके बेनिफिट्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर से लोग आ रहे हैं, फ्रेश टैलेंट आएगा। हमारे पास में वाइडर चॉइस, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, 10 लोगों की जरूरत है, 200 लोगों ने अप्लाई कर लिया, तो हमारे पास में वाइडर चॉइस होती है,
है, बहुत सारी चॉइस है। अब वाइडर चॉइस है तो हम क्वालिफाइड पर्सनल को सिलेक्ट करेंगे, हम उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, जिन्हें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बाहर से लोग लेकर आ रहे हैं। जब कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, कंपनी जब टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में या फिर प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, तो ये यूथ है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर है, इसके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है जब ऑर्गेनाइजेशन बाहर से बंदों को हायर करने लग जाता है, तब एग्जिस्टिंग स्टाफ भी हमारा डरने लगता है, उसे लगता है कि यार हमारे प्रमोशन के चांसेस खत्म हो गए हैं, क्योंकि बाहर से बंदे आने लग गए हैं, तो वो लोग भी मेहनत करने लगते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हमारा स्टाफ सेटिस्फाइड था कि टाइम के साथ साथ में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन जब बाहर से नए एम्प्लॉइज आने लगते हैं तो एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन, एक फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। उसे लगता है यार हमारे प्रमोशन के चांसेस खत्म हो गए। न्यू एम्प्लॉय मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हो सकता है नया एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को समझ ना पाए, एनवायरमेंट में एडजस्ट ना हो पाए, टर्नओवर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, नए एम्प्लॉय जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के निकलने लग जाते हैं। इनएक्सपेंसिव है, पहले एडवर्टाइजमेंट करके बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करो, फिर जो लोग आएंगे उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, फिर उन्हें ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करना, तो एक्सपेंसिव है, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है। बिजनेस हैज टू नोटिफाई द वैकेंसी। सबसे पहले तो ऐड दो कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, फिर बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, तो एक्सपेंसिव भी है और लेंदी प्रोसेस भी है। समझ में आ गया रिक्रूटमेंट। सेकंड हमारे पास में आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन से पहले इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज में एक बार डिफरेंस देख लो। देखो, इंटरनल सोर्सेज के अंदर हम वेकेंट जॉब पोजीशन को एग्जिस्टिंग स्टाफ से ही फिल कर रहे थे, यहाँ पर हम आउटसाइडर्स को बुलाते हैं। ये कम टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि इंटरनली हम हमारी वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कर रहे थे, ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। ये इकोनॉमिकल था क्योंकि हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टाफ के थ्रू ही हमारी वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कर रहे थे, तो पैसा भी कम लग रहा था, टाइम भी कम लग रहा था। ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा लगता है। क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में लिमिटेड चॉइस ही अवेलेबल थी, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ था हम उसी में से सिलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर हमें 10 लोग चाहिए, 20 लोग, 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास में वाइडर चॉइस है, हम अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग स्टाफ का मोरल यहाँ पर हाई था क्योंकि उसे पता था कि हमारा टाइम के साथ साथ में प्रमोशन होगा, क्योंकि दो ही चीजें थी, या तो ट्रांसफर था या फिर प्रमोशन था, तो एग्जिस्टिंग स्टाफ का मोरल हाई रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ का मोरल डाउन चले जाता है क्योंकि हम बाहर से आउटसाइडर्स को बुलाने लगते हैं, तो एग्जिस्टिंग स्टाफ को लगता है कि हमारे प्रमोशन के चांसेस खत्म हो गए। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट कंप्लीट, सेकंड क्या आता है? सिलेक्शन। देखो, सिलेक्शन का मतलब है 200 लोगों ने अप्लाई करा, उन 200 में से बेस्ट 10 को सिलेक्ट करना, ये क्या है? सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन का मतलब है जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, जो सबसे ज्यादा सूटेबल, जो सबसे ज्यादा काबिल कैंडिडेट्स हैं, उन काबिल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सिलेक्शन बोल देते हैं। सिलेक्शन आप सब जानते हो कैसे होते हैं, एम्प्लॉयज के टेस्ट लिए जाते हैं, हर जगह पर टेस्ट नहीं होते, कई जगह पर सिर्फ इंटरव्यू भी होता है। एम्प्लॉयज के टेस्ट लिए जाते हैं, उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, फिर बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, रिक्रूटमेंट जो होता है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस है। वहां पर 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, लेकिन सिलेक्शन के अंदर हम 200 में से सिर्फ 10 को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं। 190 कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट करेंगे, सिर्फ 10 को सिलेक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कम है, इसलिए सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है। अब देखो, सिलेक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला काम होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। हमारे पास में बहुत सारे सीवी आए हैं, बहुत सारे रिज्यूमे आए हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर हम सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड, सबसे ज्यादा जो मिसफिट कैंडिडेट्स हैं, उनके सीवी को साइड में करते हैं, उन्हें कैंसिल करते हैं। जिन लोगों के पास में हम जो क्वालिफिकेशन चाहते हैं वो क्वालिफिकेशन नहीं है, जितने साल का हम एक्सपीरियंस चाहते हैं उतने सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड और मिसफिट कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले उनके सीवी को रिजेक्ट करा जाता है,
कचरे में डाला जाता है। समझ में आया? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया। फिर हम सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर कोई कंपनी सिर्फ एक टेस्ट भी ले सकती है, कोई 2 टेस्ट भी ले सकती है, कोई 5 टेस्ट भी ले सकती है। अलग अलग तरह के रिटन टेस्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिससे हमें बंदे की IQ का पता चलता है। इट इंडिकेट्स पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड जजमेंट। इस इंटेलिजेंस टेस्ट से बंदे की लर्निंग एबिलिटी का पता चलता है कि वो कितनी जल्दी नई चीजें सीखता है। पता चलता है कि बंदा कितनी जल्दी डिसीजंस ले सकता है, कितनी जल्दी जजमेंट पास कर सकता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके अंदर मैथ्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, रीजनिंग वगैरह होती है। इससे पता चलता है बंदा कितनी जल्दी नई स्किल्स और नए मेथड्स सीख सकता है। जितनी जल्दी वो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इसका मतलब इतनी ही जल्दी वो नए मेथड्स और नई स्किल्स भी सीख सकता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिससे बंदे की पर्सनालिटी का पता चलता है कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, वो इनिशिएटिव लेता है क्या, किसी काम को आगे से करने की कोशिश भी करता है क्या। तो इन चीज़ों का पता पर्सनालिटी टेस्ट से चला। एक ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट से बंदे की एग्जिस्टिंग स्किल्स का पता चलता है। जैसे स्कूल में टीचर ने BST के लिए अप्लाई करा है, तो टीचर का डेमो ले लिया, डेमो से पता चल जाएगा ना टीचर को BST पढ़ाना कैसा आता है। तो एग्जिस्टिंग स्किल्स का पता चलता है कि भाई वो अपने काम में कितने ज़्यादा निपुण है, कितने ज़्यादा कौशल हैं, कितने ज़्यादा प्रोफिशिएंट परफेक्ट है अपने काम के अंदर। तो जैसे टीचर आई, टीचर का जो डेमो लिया है, वो डेमो क्या है, ट्रेड टेस्ट है। इससे पता चलेगा कि भाई जो बंदा है उसे अपने सब्जेक्ट की, अपने काम की कितनी नॉलेज है, वो अपने काम में कितना प्रोफिशिएंट, कितना परफेक्ट है। और एक होता है इंटरेस्ट टेस्ट, जिससे पता चलता है कि बंदे को किस किस चीज में इंटरेस्ट है, उसकी क्या हॉबीज हैं, ताकि हम उसकी हॉबीज, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में उसे काम दे सके। समझ में आया? अब जिन्होंने रिटन टेस्ट भी क्वालिफाइड कर लिया, उन्हें बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्या है, एक फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन है। क्या है? फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन है। काम की बात होगी, बकवास नहीं होगी। जिन चीजों का पता हमें रिटन टेस्ट से नहीं चल पाया, उन चीजों का पता हमें इंटरव्यू से चलता है। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जिन लोगों ने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, उनके रेफरेंसेस चेक करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। उन्होंने अपने CV के अंदर 2 रेफरेंसेस लिखे थे ना, 2 म्यूचुअल्स के नाम लिखते हैं जो उस बंदे को भी जानते हैं, जिस बंदे ने अप्लाई करा है, और कंपनी भी उन बंदों को जानती होगी। तो उन रेफरेंसेस के थ्रू बंदे के बारे में सारी चीजें वेरीफाई करी जाती है, उनके बैकग्राउंड को चेक करा जाता है कि जितना भी इसमें नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सारी चीजें हैं, उन्हें वेरीफाई करा जाता है, क्रॉस चेक करा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन बंदे ने दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट तो है ना, बंदे का बैकग्राउंड कैसा है, कोई क्राइम व्राइम तो नहीं करके बैठा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। जिन बंदों ने ये सब भी चेक कर लिया, जिनका ये सब भी क्वालिफाई हो गया, उनके लिए सिलेक्शन डिसीजन दिए जाते हैं, यानी कि एक लिस्ट बनाई जाती है। जो भी लोगों ने हमारा ये इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और जिनके प्रेफरेंसेस वगैरह, रेफरेंसेस, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक हो चुके हैं, उनका नाम डाला जाता है सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। किसके अंदर डाला जाता है? सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। और मैनेजर उस सिलेक्शन लिस्ट में से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। अब जो सिलेक्ट हो गए, उनका मेडिकल टेस्ट होता है। हर जगह मेडिकल टेस्ट नहीं होता, कुछ कुछ जगह होता है। जिनका मेडिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट भी क्वालिफाई हो जाता है, उन्हें जॉब ऑफर करी जाती है, उन्हें दिया जाता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या दिया जाता है? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें लिखा हुआ होता है कि हम लोगों ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, आपको इस डेट को, इस पर्टिकुलर टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी में रिपोर्ट करना है। समझ में आया? बंदे को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया, उसे बताया जाता है कि आपको इस तारीख को इस टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्ट करना है। और लास्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब बंदा भी ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार कर लेता है, उस दिन रिपोर्ट कर देता है, मतलब आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, कंपनी एम्प्लॉयर बन चुकी है, बंदा एम्प्लॉय बन चुका है। तो जब बंदा जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करे जाते हैं, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें एक्सचेंज करी जाती हैं। मार्कशीट्स वगैरह, सारी ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह दी जाती हैं, और सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कि बंदे की क्या जॉब है, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना पे करा जाएगा, अलाउंसेस कितने घंटे उसे काम करना है, लीव लेने हैं तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं, डिसिप्लिन से रिलेटेड सारे रूल्स के बारे में पता होगा, प्रोबेशन पीरियड के कितने टाइम के बाद में बंदा इस जॉब के अंदर परमानेंट हो जाएगा, कब तक वो टेम्पररी है, सारी चीज़ें इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर मेंशन होती है। ये हो गया हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस, करेक्ट हो गया। अब देखो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट, हम सुटेबल कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं, और सिलेक्शन में हम उन कैंडिडेट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इट
प्रोसीड्स द सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट के बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की क्या होती है, शुरुआत होती है। सिलेक्शन की शुरुआत कब होती है, जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा खत्म हो जाता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि 200 लोगों को मौका मिला है अप्लाई करने का, ज्यादा को भी मिल सकता है। ये एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि 200 में से हम सिर्फ 10 को सिलेक्ट करेंगे, 190 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। 200 लोगों ने अप्लाई करा था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 200 को नौकरी देंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। जिस बंदे को हम लोगों ने सिलेक्ट करा है उसे हम लास्ट में क्या दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। समझ में आया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब थर्ड हमारे पास में आता है एलिमेंट, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है बंदे के पास में जो स्किल्स हैं, उसकी जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उसके अंदर वो स्किल्स और ज्यादा डालना, बंदे की स्किल्स को ब्रश अप करना। अगर टीचर बीएसटी पढ़ाने के लिए आया है तो उसे बीएसटी पढ़ाने में और ज्यादा एक्सपर्ट करना। ट्रेनिंग मींस इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स। बंदे को जॉब परफॉर्म करने के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ना, उसके अंदर वो स्किल्स डालना, उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को और ज्यादा ब्रश अप करना, बंदे को ट्रेनिंग के लिए भेजना ताकि वो काम उस तरह से करे जिस तरह से हम उससे काम करवाना चाहते हैं, वो काम को एक एक्सपेक्टेड तरीके से करे। ये क्या है, ट्रेनिंग है। डेवलपमेंट के अंदर हम बंदे की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। ट्रेनिंग के अंदर हम बंदे को सिर्फ वही काम सिखाएंगे, उसकी जॉब से रिलेटेड काम सिखाएंगे। बीएसटी टीचर पढ़ाने आया तो हम सिर्फ उसे बीएसटी पढ़ाना ही सिखाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर हम एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, उसकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, उसे सक्सेसफुल बनाते हैं। उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करेंगे, उसे सेमिनार्स वेबिनार्स लेना सिखाएंगे, अलग अलग स्किल्स उसके अंदर डेवलप करी जाती है, दैट इज डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग का मतलब है बंदे को रिक्वायर्ड स्किल्स देना ताकि वो जॉब को एक एक्सपेक्टेड तरीके, जैसा हम उससे चाहते हैं एक्सपेक्ट करें, वैसे परफॉर्म कर सके। अब देखो, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है, ट्रेनिंग बंदे के लिए भी जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है, रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। ऑब्वियस ही बात है, अगर बंदे को पहले से ट्रेनिंग मिल चुकी है तो वो एक्चुअली जब काम करेगा, जब पहले से बंदे को अगर ट्रेनिंग मिल चुकी है तो वो जब एक्चुअली काम कर रहा है तो एक्चुअल काम को समझने में उसे वक्त कम लगेगा। समझ में आया, पहले से ट्रेंड बंदा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो जल्दी जल्दी काम को समझ सकता है, जल्दी जल्दी काम कर सकता है, तो उसका एक्चुअल जो लर्निंग टाइम है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक ट्रेंड बंदा हमेशा एक अनट्रेंड बंदे के कंपैरिजन में नए जॉब को परफॉर्म करने में कम टाइम लेता है। बेटर परफॉर्मेंस है, ट्रेंड एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हमेशा अनट्रेंड बंदे से ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, ट्रेनिंग से बंदे की कैपेबिलिटीज, उसकी क्वालिटीज हमेशा इंक्रीज होती है तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। उसके एटीट्यूड को हम मोल्ड कर सकते हैं, ट्रेनिंग की हेल्प से हम बंदे के नेगेटिव एटीट्यूड को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके एटीट्यूड को मोल्ड कर सकते हैं, उसका एटीट्यूड ऐसा बना सकते हैं कि उसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है, उसके अंदर एक इनिशिएटिव, हर चीज आगे से आगे करने की फीलिंग हम डेवलप कर सकते हैं। हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। देखो, जब हम नॉर्मली जॉब परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटीज्म होता है कि एम्प्लॉयज कई बार एब्सेंट हो गए, कई बार रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉयज के मन में कई बार डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है, कई बार टीम स्पिरिट देखने को नहीं मिलती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन अगर एक बंदा ऑलरेडी ट्रेंड है तो वो इस तरह की ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का सामना अच्छे से कर सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अनट्रेंड वर्कर्स को हायर करता है, जो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, फ्रेश लोगों को हायर करता है और उसे अपने अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड स्किल्स देता है ताकि फ्यूचर में कभी भी जब ऑर्गेनाइजेशन को कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, कोई भी काम करना हो, फ्यूचर के अंदर कोई नया डिपार्टमेंट खोलना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास में ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल होगा जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ने ट्रेन करा है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। समझ में आया, ऑर्गेनाइजेशन अनट्रेंड वर्कर्स को अपॉइंट करता है, उन्हें अपने हिसाब से ट्रेन करता है, अपने हिसाब से रिक्वायर्ड स्किल्स देता है ताकि लॉन्ग टर्म में जब भी ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की जरूरत हो तो ऑर्गेनाइजेशन के पास में खुद के हिसाब से ट्रेन करे हुए वर्कर्स अवेलेबल हो। हेल्प टू अडेप्ट चेंजेस, ऑब्वियसली बात है, ट्रेनिंग की हेल्प से जो एम्प्लॉयज हैं वो एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ट्रेंड बंदे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, अनट्रेंड बंदे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल नहीं पाते, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वहीं ये जो ट्रेनिंग है ये एम्प्लॉय के लिए भी अच्छी है, ट्रेनिंग से एम्प्लॉय के लिए बेटर करियर ऑप्शंस अराइज होते हैं, उसकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, उसकी नॉलेज इंप्रूव होती है, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। एक ट्रेंड बंदे की परफॉर्मेंस हमेशा इंक्रीज होती है, उसे अलग अलग तरह के काम करने आते हैं तो वो खुद भी पैसा ज्यादा कमा सकता है, उसकी अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं। ट्रेनिंग से बंदे का खुद का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, उसका मोराल हाई रहेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी और ट्रेंड बंदा मशीनरी वगैरह को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत हद तक
कम हो जाते हैं। समझ में आया? फिर देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेनिंग के अंदर हम बंदे को सिर्फ टेक्निकल स्किल्स देते हैं उसके काम से रिलेटेड, डेवलपमेंट में हम बंदे को टेक्निकल स्किल्स भी देते हैं, ह्यूमन स्किल्स भी डेवलप करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स भी हम इनहांस करते हैं। ट्रेनिंग टेक्निकल स्टाफ के लिए होती है, सिर्फ काम से रिलेटेड चीजें सिखाई। डेवलपमेंट जो होता है वो मैनेजरियल स्टाफ के लिए होता है कि हम उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं, सेमिनार्स वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करवाना भी सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। ट्रेनिंग के अंदर हम बंदे की एग्जिस्टिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं जो ऑलरेडी उसके पास में है। बीएसटी पढ़ाने आया है टीचर तो हम उसे बीएसटी पढ़ाना ही सिखा रहे हैं। ट्रेनिंग के अंदर एग्जिस्टिंग स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर हम बंदे की हिडन स्किल्स को भी डेवलप करते हैं, छुपी हुई स्किल्स को भी खोज कर डेवलप करा जाता है। ऑन द जॉब मेथड यूज करा जाता है कि बंदा जॉब परफॉर्म कर रहा है, जॉब परफॉर्म करने के साथ साथ में हम बंदे को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। यहाँ पर ऑफ द जॉब मेथड है, पहले बंदे को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में बंदा एक्चुअल जॉब करता है। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी सोच रहे हैं कि अभी जो मिडिल लेवल मैनेजर है क्या पता फ्यूचर में हम इसे टॉप लेवल मैनेजर बना दे, तो हम फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, तभी हम उसकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जब तक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। इसका ड्यूरेशन फिक्स है, 2 महीने की ट्रेनिंग हो गई, 4 महीने की ट्रेनिंग हो गई, इसका ड्यूरेशन कभी भी खत्म नहीं होता है, नेवर एंडिंग है। जब तक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। ऑपरेटिव एम्प्लॉइज लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए होता है, सिर्फ काम से रिलेटेड नॉलेज ले ली, लेकिन जो टॉप और मिडिल लेवल मैनेजर्स है उनका डेवलपमेंट करा जाता है, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है, उन्हें ओवरऑल सारी चीजें सिखाई जाती हैं। यहाँ पर हमें काम से मतलब है, वर्क सेंटर्ड है, ये पर्सन सेंटर्ड है, यहाँ पर हम एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। करेक्ट हो गया। अब देखो ट्रेनिंग के भी हमारे पास में 2 मेथड्स है, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है बंदा अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है और जॉब परफॉर्म करने के साथ साथ में ही जब बंदे को ट्रेनिंग भी मिल रही है, दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं, इसे बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या समझे? बंदा अपनी जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ में ही जब बंदे को ट्रेनिंग भी मिल रही है, दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। व्हेन द एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, बंदा अपनी जॉब कर रहा है, साथ साथ में उसे ट्रेनिंग मिल रही है, इसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। एम्प्लॉइज लर्न बाय डूइंग, यहाँ पर बंदा काम करते करते सीखता भी है। टेक्निकल जॉब्स के लिए सूटेबल है कि वो मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, मशीनरी ऑपरेट करने के साथ साथ में ही एक जो मास्टर वर्कर है, जो ऑलरेडी ट्रेंड बंदा है, वो इस नए बंदे को काम सिखा रहा है, बंदा काम कर भी रहा है, साथ साथ में सिखा भी रहा है, इस काम को ऐसे कर, ऐसे नहीं कर, ऐसे कर। टेक्निकल जॉब्स के लिए सूटेबल है। एम्प्लॉइज लर्न द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जब एम्प्लॉइज काम करते करते ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेस्टेज ज्यादा होता है। अगर कोई एक्सपेंसिव मशीनरी है तो बंदा जो है वो डैमेज कर सकता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो थोड़ा सा वेस्टेज ज्यादा होता है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है पहले बंदे को ट्रेनिंग दी जाएगी, पहले बंदे को ट्रेनिंग दी, उसके बाद में बंदा एक्चुअल जॉब परफॉर्म करेगा, तो दोनों काम साथ साथ में नहीं हो रहे। या फिर बंदा जॉब कर रहा है, मान लो कोई नई मशीनरी वगैरह आ गई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बंदे को जॉब से ब्रेक दे दिया जाएगा थोड़े दिन के लिए, उसे दूसरी जगह पर भेजा जाएगा, बंदा ट्रेनिंग लेकर आएगा, सेमिनार्स वगैरह वर्कशॉप्स अटेंड करके आएगा, ट्रेनिंग लेकर आएगा, फिर दोबारा से वो जॉब परफॉर्म करेगा, तो दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, बंदा जहां पर काम कर रहा है उस जगह से उसे दूर ले जाओ, पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, फिर बंदा आके दोबारा अपना काम करेगा, जॉब से उसे कुछ दिन के लिए ब्रेक देना, दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मैनेजरियल जॉब्स के लिए सूटेबल है, मैनेजर्स को कॉन्फ्रेंसेस लेना सिखाया जाता है, सेमिनार्स वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करी जाती है, दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। समझ में आया? लास्ट टॉपिक आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो मेथड्स हैं उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास में अवेलेबल है, बहुत सारी है, हम सिर्फ हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन से हैं? एक होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या होता है, ये तो हमारा नया बंदा है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, और एक होता है मास्टर वर्कर, यानी कि पुराना बंदा है जो अपने काम में एकदम एक्सपर्ट हो चुका है, जिसे सारा काम आता है, तो मास्टर वर्कर को अपॉइंट करा जाता है। मास्टर वर्कर नए वाले बंदे, न्यू एम्प्लॉय को काम सिखाता है। मास्टर वर्कर
वर्कर पहले खुद काम करके दिखाएगा, जो नया बंदा है वो मास्टर वर्कर को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। फिर जब नया बंदा काम सीख जाता है तब नया बंदा मास्टर वर्कर को काम करके दिखाता है, मास्टर वर्कर देख रहा है सही से तो काम कर रहा है ना। जब नया बंदा एक्सपर्ट हो जाता है तो मास्टर वर्कर चला जाता है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर एक मास्टर वर्कर या फिर एक ट्रेनर को अपॉइंट करा जाता है, जो हमारे नए बंदे को क्या करता है, ट्रेन करता है, गाइड करता है, स्किल्स सिखाता है। मास्टर वर्कर जॉब परफॉर्म करता है, ट्रेनी मतलब हमारा जो नया बंदा है। ट्रेनर जो सिखा रहा है वो ट्रेनर होता है, जो सीख रहा है वो ट्रेनी होता है, वो ऑब्जर्व करता है। ट्रेनी स्टार्ट्स डूइंग द जॉब ऑन हिज ओन व्हेन ही लर्न्स द जॉब। जब ट्रेनी को काम करना आ जाता है, जब वो सीख जाता है तो वो खुद काम करने लग जाता है। मास्टर वर्कर देख रहा है सही से तो काम कर रहा है ना। जब ट्रेनी परफेक्ट हो जाता है तब मास्टर वर्कर चले जाता है। दिस इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। एक होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, आप सब जानते होंगे, आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह है, जब आप लोग भी सीए करोगे तब आप इंटर्नशिप पर जाओगे ना। इंटर्नशिप पे जाने का मतलब है यहाँ पर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब जो सीए इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को, जब लास्ट ईयर चल रहा होता है, वो अपने स्टूडेंट्स को कॉरपोरेट सेक्टर यानी कि कंपनीज के पास में भेजते हैं, ताकि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स ने उन्हें जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज दी है उन बच्चों को पता चल सके कि कंपनीज के अंदर उस थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, प्रैक्टिकली कैसे चीजें करी जाती है। तो इंटर्नशिप के अंदर ये जो सीए वाले, सीएस वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो एमबीए करते हैं, ये कंपनीज के अंदर जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, दैट इज इंटर्नशिप। यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनी वगैरह है, ये स्टूडेंट्स को सैलरी नहीं देते हैं, कोई मोटा अमाउंट नहीं देते हैं, इन्हें थोड़ा बहुत अमाउंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है कि आने जाने का खर्चा निकल जाए, जिस पैसे को बोला जाता है स्टाइपेंड। तो यहाँ पर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट्स और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कंपनीज है, वो आपस में क्या करके रखते हैं, टाई अप करके रखते हैं। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को कहां पर भेजते हैं, कंपनीज के पास में भेजते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स ने थ्योरेटिकल नॉलेज ली है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, उन्हें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है वो समझ में आने लगे। दिस इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसके लिए कीवर्ड याद रखना, क्लासरूम सेशंस आर बैक्ड विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि क्लासरूम सेशंस तो हुए ही है इंस्टीट्यूट में और साथ साथ में यहाँ पर क्या मिल रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिल रही है। लास्ट है इंडक्शन, जिसे हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी बोलते हैं, कि जो नया बंदा आया है उसका वेलकम करना, नए बंदे को, न्यू एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ में इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि उसे एक फील एट होम फील हो सके, उसे घर जैसा लगे, एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आए, उसकी शाइनेस दूर हो सके। तो नए बंदे को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलवाना ताकि वो जल्दी जल्दी सारा काम समझ सके, शाइनेस दूर हो जाए, उसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देना। ये किसमें आता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के अंदर। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि नए बंदे की नर्वसनेस और शाइनेस दूर हो सके, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आ सके कि यार मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन है, सब मेरे जैसे ही भाई बंदे यहाँ पर, फ्रेंडली रिलेशंस वो डेवलप कर सके, उसके मन में कोई नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म ना हो, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही उसके मन में रहे, उसे बेसिक चीजें बताना कि वॉशरूम कहाँ है, लीव लेनी है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं, कैफेटेरिया कहाँ है, रेस्ट इंटरवल्स किस किस कितने पीरियड के होते हैं, कब कब रिसेस होती है। ये क्या है, ओरिएंटेशन और इंडक्शन। मकसद क्या है, इससे बंदे को क्या पता चलता है, ऑपरेशन ऑफ द कंपनी की कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बंदे को बताना, इसके बारे में पता चल जाएगा, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरह से काम करती है, रूल्स रेगुलेशंस और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बारे में बंदे को इससे पता चलता है। करेक्ट हो गया। ये तो ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग थे। अब लास्ट आता है ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ये सिर्फ एक ही है हमारे कोर्स के अंदर, दैट इज वेस्टिब्यूल स्कूल। बहुत ही आसान सा है। जब बंदे को एक एक्सपेंसिव मशीनरी, एक डेलिकेट मशीनरी पर काम करना है, तो हम नए बंदे को एक एक्सपेंसिव और डेलिकेट मशीनरी तो हाथ में नहीं दे सकते ना, तो हम मशीनरी का एक डुप्लीकेट मॉडल बनाते हैं, बंदे को डुप्लीकेट मॉडल पर ट्रेन करा जाता है। जब बंदा परफेक्ट हो जाता है तब उसे ओरिजिनल जो रियल मशीनरी है वो दी जाती है, दैट इज वेस्टिब्यूल स्कूल। अगर बंदे को एक रजिस्टर के अंदर काम करना है तो हम उसे नया रजिस्टर देकर तो नया रजिस्टर खराब नहीं करवा सकते ना, तो हम बंदे को एक डुप्लीकेट मॉडल बनाएंगे और रजिस्टर का एक रफ रजिस्टर पर काम करना सिखाएंगे, एंट्रीज पास करना सिखाएंगे, बंदा परफेक्ट हो जाएगा तब उसे ओरिजिनल रजिस्टर दिया जाएगा। अगर एक बंदे को प्लेन उड़ाना है तो हम
फर्स्ट टाइम पर नए बंदे को पैसेंजर्स से भरा हुआ एक्चुअल प्लेन थोड़ी ना दे सकते हैं। हम बंदे को प्लेन के मॉडल पर प्रिपेयर करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे प्लेन का, उस पर बंदे को ट्रेनिंग दी जाती है। जब बंदा परफेक्ट हो जाता है तब उसे एक्चुअल प्लेन दिया जाता है। तो वेस्टिब्यूल स्कूल में डुप्लीकेट मॉडल बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का या फिर मशीनरी का। कब सूटेबल है? जब बंदे को एक्सपेंसिव और डेलिकेट मशीनरी हैंडल करनी है, तब ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज नहीं करा जा सकता, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस सिचुएशन में एक डुप्लीकेट मॉडल बनाया जाता है, बंदे को उस पर ट्रेन करा जाता है। जब बंदा परफेक्ट हो जाता है तब उसे ओरिजिनल मशीनरी हैंडल करी जाती है। दिस इज वेस्टिब्यूल स्कूल। समझ में आया? इसी के साथ में ये चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, मैंने जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करी है। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। अब कल हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारा डायरेक्टिंग। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना, क्योंकि पता है ना, जब पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 to 4 का, देन सेकंड टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 5 to 8 का, और लास्ट टेस्ट होगा आपका चैप्टर नंबर 9 to 12 का, हमारी सेकंड बुक का। तो साथ साथ में पढ़ते जाओ। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।